हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में? प्यारे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 9, जिसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम? ये थ्योरी का लास्ट पार्ट है जिसमें हम कर रहे हैं ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड सारी थ्योरी। बोले सर 11th क्लास के इस चैप्टर में इतने सारे ग्राफ हैं सर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कभी ग्राफ ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऐसे जाता है, कभी कर्व लाइन में ऊपर जा रहा है, कभी कर्व लाइन में नीचे जा रहा है। बोले सर बड़ा लोचा है सर, समझ में नहीं आता कब क्या हो जाता है, किस ग्राफ का क्या मतलब है, कैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, सब ऊपर से निकल जाता है। लेकिन प्यारे, ये लेक्चर अटेंड करने के बाद ज़िंदगी में कभी आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं आनी है और सारे न्यूमेरिकल्स और इस पे बेस्ड कंसेप्ट चुटकियों में सॉल्व करने वाले हो आप। तो प्यारे, तैयार हो जाइए अपना पेंसिल और पेपर कॉपी लेके आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए। मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर की पहली स्लाइड। क्या है प्यारे? बोल रहे हैं सबसे पहले पोजीशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ग्राफ की स्टार्टिंग कर रहे हैं। बेटा ग्राफ्स का एक जनरल आइडिया तो है आपको कि ग्राफ्स क्या होते हैं, 9th क्लास में ऑलरेडी आप पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग से हम सबसे पहले ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या चीज़ होती है प्यारे? जैसे मान लें कि आप इस तरीके से वन डायमेंशनल, यहाँ पे जो भी हम ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं वो वन डायमेंशनल मोशन के, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं। मान लें प्यारे आप इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से चल रहे हैं तो टाइम बढ़ता जा रहा है और टाइम के साथ साथ आपकी पोजीशन में भी कुछ चेंज आ रहा है। पोजीशन कह लें या फिर डिस्प्लेसमेंट कह लें, डिस्प्लेसमेंट चेंज होती जा रही है। तो अगर आप चल रहे हैं, रुके हुए हैं, इंक्रीजिंग स्पीड से चल रहे हैं, डिक्रीजिंग स्पीड से चल रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो आपकी पोजीशन में टाइम के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, पोजीशन में क्या क्या चेंज आ सकता है, उसके क्या क्या वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हो सकते हैं, वो सारी कंडीशंस हम यहाँ पे एक एक करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ग्राफ है ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मान लें कि मैं यहाँ पे इस तरीके से रुका हुआ हूँ, अटकी नहीं है, मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ प्यारे। तो बताइए पोजीशन तो टाइम के साथ चेंज हो नहीं रही है। इस तरीके से एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे पोजीशन लिख दो या फिर डिस्प्लेसमेंट लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ वहीं पर हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ ही नहीं रही है, जितनी है उतनी ही रह रही है। मान लें किसी बॉडी की ओरिजिन, ये ओरिजिन था और बॉडी यहाँ पर खड़ी हुई थी, यहाँ पर इस तरीके से एक आदमी खड़ा हुआ है ओरिजिन से कितना 5 मीटर दूरी पर, ठीक है। अब ये यहीं खड़ा है, यहाँ पर इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है 5 मीटर ओरिजिन से। लेकिन इसके बाद जब ये चल नहीं रहा है तो टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर ये है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं कि टाइम बढ़ रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रही है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा कि पोजीशन बढ़ ही नहीं रही है। यहाँ पे जैसे 5 मीटर था तो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, अगर ग्राफ ऊपर जाता तो इसका मतलब होता कि टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है तो ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये किस चीज़ का ग्राफ हो गया? बॉडी एट रेस्ट कह लो या फिर स्टेशनरी बॉडी का ये ग्राफ हो गया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो और पोजीशन भी लिख सकते हो, ठीक है प्यारे। यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख सकते हो। अगर ऐसा ग्राफ है तो अगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है तो भी बॉडी एट रेस्ट है। समझ पा रहे हो प्यारे? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। अभी जो हमने प्यारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया था वो किसके लिए बनाया था? जब बॉडी रुकी हुई है। अभी बॉडी ना मूव कर रही है, अगर प्यारे मूव कर रही है बॉडी तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट पे क्या फ़र्क पड़ना है प्यारे? आप देखिए, ये इस तरीके से मान लें ओरिजिन था,
बॉडी यहाँ से स्टार्ट कर रही है, ठीक है, बॉडी यहाँ से स्टार्ट कर रही है, यहाँ पे पहले से रुकी हुई थी, यहाँ से स्टार्ट कर रही है 5 मीटर से। उसके बाद इसने भागना शुरू किया, इस तरीके से चलना शुरू किया कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक ही स्पीड से उसने भागना शुरू करा। तो इसकी ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लगेगी, जैसे जैसे ये आगे आता जाएगा वैसे वैसे ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस बढ़ने लगेगी टाइम के साथ साथ, और टाइम भी बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी। तो ग्राफ कहाँ जाएगा? ग्राफ इस तरीके से ऊपर जाएगा। बात समझ पा रहे हो? लेकिन एक बात है, आप ये देखो, ये ग्राफ मैंने यहाँ 0 से स्टार्ट किया है। 0 से स्टार्ट करने का मतलब कि इनिशियली बिल्कुल शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट कितनी रही होगी? 0। वो तब बनाएंगे ऐसा ग्राफ अगर ये बॉडी यहीं से स्टार्ट करती, जहां ओरिजिन है वहीं से स्टार्ट करती, तो इनिशियली उसकी स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट कितनी होती? 0। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर मान लें बॉडी पहले से ही आगे से स्टार्ट हो रही है, यहां से पोजीशन B से स्टार्ट हो रही है प्यारे, तो पहले से इसकी डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो जब घड़ी स्टार्ट हुई तो स्टार्ट होने पे जब टाइम 0 था तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 ना होके उसकी डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ थी, जिसकी वजह से ग्राफ 0 से ना स्टार्ट होके थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा जहां पे उसकी डिस्प्लेसमेंट जैसे 5 मीटर थी, तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर से ऊपर से स्टार्ट होगा, टाइम बढ़ता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा आना है? स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना, दिमाग में बसाओ कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि जितना टाइम बढ़ता जा रहा है एग्जैक्टली उतनी ही डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है, उसी रेशियो में, हर 2 सेकंड में 5 मीटर, हर 2 सेकंड में 5 मीटर। तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन बनाई। कर्व कब आएगा वो अभी हम देखेंगे। फिलहाल अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। फिलहाल कह रहे हैं शो दैट, चलिए 2 ग्राफ हमने बना दिए, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दिए फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, 2 अलग अलग सिचुएशंस में। लेकिन ये बोल रहे हैं शो दैट द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ, इसे पोजीशन भी बोल सकते हैं, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है। बोल रहे हैं जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर हम इसका स्लोप निकालें then that slope will always be equal to the velocity of the object। तो पहली बात तो ये समझ लें कि स्लोप क्या होता है। 10th क्लास में शायद आप मैथ्स में पढ़ के आ रहे होंगे स्लोप क्या चीज़ होती है प्यारे, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर समझ लीजिए, पूरी डिटेल बता रहा हूँ बेटा। जब ग्राफ बनाया जाता है ना, तो ग्राफ का ना अपनी कोई ना कोई एक ढलान होती है कि ग्राफ की ढलान कितनी है, उसी को हम कहते हैं स्लोप। जैसे एक ग्राफ मैंने ये बनाया इस तरीके से, एक ग्राफ ए है, एक ग्राफ मैंने इस तरीके से बी बना दिया, तो जरा बताना इन दोनों की क्या अलग है? इन दोनों की ढलान अलग है ना, ढलान को ही बोलते हैं स्लोप। जैसे आप देखिए इसकी ढलान ज़्यादा है या इसकी ढलान, ये ज़्यादा स्टीप है या ये ज़्यादा स्टीप है। स्टीप का मतलब बिल्कुल ढलान में कौन सा है? ऑब्वियसली बी की ढलान ज़्यादा है, ए की ढलान कम है, ये हल्के हल्के आ रहा है। और अगर एक ग्राफ और बना दूँ ये, अरे इसकी तो ढलान बहुत कम है, तो ये स्लोप हो गया बेटा। ए, बी और सी में से तीनों में सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है? बी का है हाईएस्ट स्लोप। स्लोप समझ में तो आया क्या है, क्या बताता है? ढलान बताता है। लेकिन स्लोप को कैलकुलेट भी करा जा सकता है, उसका मैग्नीट्यूड भी बताया जा सकता है कि इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है। स्लोप को डिफाइन कैसे किया गया है? स्लोप कैसे निकाला जाता है प्यारे? स्लोप निकाला जाता है इस एंगल से। जैसे ये ग्राफ था, इसका ये वाला एंगल अगर थीटा है तो आप देखिए इसका थीटा ए है, और ए सी हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसका थीटा ए है, ठीक है, इसका थीटा बी है। आप देखिए जितना ज़्यादा एंगल होगा ऑब्वियसली उतना ही ज़्यादा स्लोप होगा। तो ये एंगल डिसाइड करता है कि किसका स्लोप कितना है। और स्लोप अगर निकालना पड़े तो स्लोप कैसे निकालते हैं प्यारे? स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप निकालने के लिए आप निकालते हो, ये जो एंगल निकला है थीटा, ये जो थीटा एंगल है इसका टेन निकाल लेते हो। टेन का मतलब फुल फॉर्म टेंजेंट होती है। इस तरीके से इसकी टेन थीटा निकालते हो, जो भी टेन थीटा की वैल्यू आती है इट गिव्स द स्लोप। जैसे प्यारे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अगर आपको टेन, ये थीटा है, इस तरीके से अगर इसका स्लोप निकालना है तो आप क्या करेंगे? कोई भी 2 पॉइंट्स चूज करेंगे, कोई भी 2 पॉइंट चूज करेंगे यहाँ पे इसका स्लोप निकालने के लिए। जैसे एक पॉइंट ये चूज कर लिया ए, और एक बी पॉइंट चूज कर लिया। अब ग्राफ जब ए से बी गया है तो ए से बी जाने में वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी बढ़ा है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी बढ़ा है, यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ी है
और टाइम भी बढ़ा है। ए से बी जाने में मान लें ए पे इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, यहाँ मान लें x1, ठीक है, और y पे डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, मान लें x की जगह ऐसा करो y लिख दो, क्योंकि y एक्सिस है ना, y लिख दो y1, और b पे इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, y2। तो ये बताओ A से B जाने में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। जैसे यहाँ 5 मीटर थी, यहाँ जाके 12 मीटर हो गई, तो 5 से 12 मीटर के बीच की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ये माइनस करके निकालोगे ना, निकालोगे। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट हो गई वो हो गई y2 माइनस y1, जैसे यहाँ 12 माइनस 5 हो जाएगी। फिलहाल A से B का टाइम अगर देखें प्यारे, तो देखिए B पे मान लें कि कितने टाइम पे पहुंची, t2 टाइम पे, और A पे जब स्टार्ट किया था तब यहाँ पे कितना टाइम था इसका, t1 टाइम था। तो आप देखिए A से B जाने में कुछ टाइम लगा और कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों चीज़ें निकालनी है तो यहाँ से आगे, यहाँ से नीचे की तरफ लाइन बना दो आप इस तरीके से। आप ये देखो, ये पॉइंट C मान लो, तो A से B जाने में ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बीच की कितनी हुई, y2 माइनस 1 y2 में से y1 हटा दें तो ये बीच का आ जाएगा, जो कितना हो गया, y2 माइनस y1। ठीक है प्यारे। ऐसे A से B का टाइम निकालना है, टाइम इसके बीच का निकालना है, तो बीच का टाइम हो जाएगा t2 माइनस t1। तो बीच का टाइम t2 माइनस t1, ये यहाँ से A से C लिख दे रहा हूँ, ये कितना हो गया, t2 माइनस t1, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर आपको ये थीटा निकालना है, थीटा नहीं टेन थीटा निकालना है, स्लोप निकालना है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इस तरीके से। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है प्यारे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये वाला ट्राइंगल आप ले लो, इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर साइड देखो तो वो कितनी है, BC, थीटा के सामने वाली BC, और बेस है AC। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा BC अपॉन AC, और BC साइड कितनी बड़ी है, B से C पूरी इसके बराबर है, जो कि आपने लिखी है y2 माइनस y1। और AC अगर देखा जाए, AC ये है आपकी AC t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। अरे y2 माइनस y1 तो ये क्या चीज़ हो गई, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गई, A से B तक की डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट लिख दें, और नीचे अगर बात करें t2 माइनस t1, वो क्या चीज़ हुई, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 हुआ यहाँ से यहाँ तक का, A से B जाने तक का टाइम टेकन हो गया। नीचे लिख देंगे टाइम टेकन, कितना टाइम लगा A से B जाने में। अरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन तो किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अरे भैया ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। यानी आपने ये देखा कि स्लोप जो होता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी। यही हमने प्रूव करना था कि इसका स्लोप अगर निकाले तो वो वेलोसिटी के इक्वल होगा। और ध्यान रख लो, जो स्लोप है वो टेन थीटा के बराबर होता है। मैंने यहाँ से निकाला, आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। कोई भी दो पॉइंट्स आपको चूज करने हैं, उन दो पॉइंट से एक एक्स एक्सिस की तरफ लाइन, एक वाई एक्सिस की तरफ लाइन, ये थीटा बनेगा, ये डिस्टेंस अपॉन ये अपॉन ये कर दें, ये चीज हो जाएगी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उससे निकाल लेंगे। अगर BC का अपॉन AC करेंगे तो BC इस वाले के बराबर होगा जो डिस्प्लेसमेंट होगी, AC करेंगे तो नीचे वाले के बराबर होगा, टाइम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ऐसे ही प्यारे अगर इधर डिस्प्लेसमेंट की बजाय अगले पार्ट में करने वाले हैं, शॉर्ट में अभी बता रहा हूं, अगर इधर वेलोसिटी होती प्यारे, तो BC अपॉन AC अगर इसका स्लोप निकालते तो BC इसके बराबर होता है, ये तो वेलोसिटी होती और AC टाइम होता, तो BC अपॉन AC में BC की जगह वेलोसिटी अपॉन टाइम आता, तो वो क्या चीज़ होती है, आगे पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। फिलहाल अभी नहीं समझ में आया होगा, आगे डिटेल में बताने वाला हूं। तो प्यारे आप देखिए, इसका टेन थीटा ज़्यादा होगा, इसका टेन थीटा कम होगा, इसका स्लोप ज़्यादा, इसका स्लोप कम। तो मुझे क्या बता सकते हैं इस ग्राफ को देख के कि विच बॉडी हैज़ मोर वेलोसिटी, आप देखिए भैया साफ साफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप होता है, और स्लोप किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। आप साफ साफ देख लीजिए किसका टेन थीटा ज़्यादा आएगा, जिसका थीटा ज़्यादा होगा। B का थीटा ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा है, तो B की वेलोसिटी A की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। इस तरीके से ग्राफ को देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, किसकी वेलोसिटी कम है। और वैल्यूज़ दे रखी हैं इधर उधर, तो हम वैल्यूज़ डाल के T1 T2 वगैरह डाल के वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
ओके प्यारे, अभी आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। अभी हमने फिर से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ना है, लेकिन किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जिसमें बॉडी की एक्सेलरेशन हो रही हो। एक्सेलरेशन मतलब बॉडी की वेलोसिटी या तो बढ़ रही हो या बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही हो। बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती है तो उसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, बॉडी की वेलोसिटी कम होती है तो उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। जब वेलोसिटी चेंज होती है तब कैसा ग्राफ होगा, यहाँ पे हमने वो बनाना है। तो प्यारे, पहले एक बार ये समझो, लास्ट पार्ट में अभी हमने ग्राफ बनाया था यूनिफॉर्म मोशन का, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन का यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यूनिफॉर्म स्पीड से यानी यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है प्यारे, तो हमने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है ना। लेकिन अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, वो भी कैसी? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है प्यारे, यानी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, तब ग्राफ पता है कैसा होना है? इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए ग्राफ ऐसा नहीं, इस तरीके से ऐसे आएगा। कौन सा ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बोले सर ऐसा कैसे? ये सर कर्व क्यों बनाया? ये सर स्ट्रेट क्यों बनाया? तो बेटा इसे समझाने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। देखिए, जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि जितना टाइम बढ़ा उतनी डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल, हर 2 सेकंड में 10 मीटर, हर 2 सेकंड में 10 मीटर जब बॉडी चल रही है तो उसकी स्पीड कैसी होगी? यूनिफॉर्म। तो जितना टाइम बढ़ेगा उतनी डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी। यहाँ आप देखिए, इस तरीके से ले लीजिए, यहाँ पे 2 सेकेंड है, यहाँ 4 सेकेंड है, यहाँ आप देखिए इस तरीके से 6 सेकेंड है, इधर मैंने ले लिया इस तरीके से 10 मीटर, इधर ले लिया 20 मीटर। ध्यान से समझना, बहुत डिटेल में जाके आपको मैं समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल में जाके, ये मीटर में है। आप देखिए, पहले जब बॉडी O से A गई तो कितना डिस्टेंस चली? O से A 10 मीटर। कितने टाइम में? 2 सेकेंड में। यहाँ A से B देखिए, A से B जाने में कितना डिस्टेंस चली? 10 से 20 के बीच 10 मीटर। कितने सेकेंड में? 2 से 4 सेकेंड के बीच देखा जाए तो 2 सेकेंड होगा। ऐसी B से C, फिर से B से C अगर देखें तो 20 से 30 के बीच में कितना हुआ? 10 मीटर। और कितने टाइम में B से C? 4 से 6 सेकेंड के बीच कितना हुआ? 2 सेकेंड। तो हर 10 मीटर, हर 2 सेकेंड में 10 मीटर, 2 सेकेंड में 10 मीटर, 2 सेकेंड में 10 मीटर, 2 सेकेंड में 10 मीटर चल रही है। तो स्ट्रेट लाइन जब भी होगी वो डिनोट करेगी यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये होता है। लेकिन अभी इसमें देखिए, अगर मैं इस तरीके से ऐसे बना दूं, यहाँ 2 सेकेंड बना दूं, यहाँ 4 सेकेंड बना दूं, यहाँ 6 सेकेंड बना दूं, तो जरा देखिए 2 सेकेंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट देखिए कितनी है यहाँ पे, जबकि 4 सेकेंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? वो इतनी है। जबकि 6 सेकेंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? इतनी है। आप देखिए, शुरुआत में तो ग्राफ हल्के हल्के ऊपर जा रहा है, लेकिन बाद में तेजी से ऊपर जा रहा है। तो शुरुआत के 2 सेकेंड में देखिए, शुरुआत के 2 सेकेंड में अगर मान लें ये यहाँ से यहाँ का देखिए डिस्टेंस कम है, यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा है। देखिए, शुरुआत के 2 सेकेंड में कम डिस्टेंस चला, जबकि शुरुआत के 2 सेकंड में कम इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जबकि अगले 2 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जबकि अगले 2 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आप देखिए, सेम टाइम में शुरुआत में कम, बाद में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बाद में बॉडी ज़्यादा स्पीड से चल रही है। शुरुआत में उसकी स्पीड कम है, उतने ही टाइम में कम डिस्टेंस, और बाद में उतने ही टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा ग्राफ एकदम ऊपर जा रहा है। यानी यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ वेलोसिटी कम है, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है। तो एक तो देखने से ऐसे पता चलता है कि अच्छा सर, यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये कर्व्ड क्यों आया? क्योंकि कर्व से हमें ये दिख रहा है कि बाद में वेलोसिटी बढ़ रही है। बेटा, अगर इसी ग्राफ को हम इस तरीके से ऐसे बना दें, देखिए कर्व ऐसे भी बना सकते हैं, कर्व ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान से देखना, बहुत अंदर की बातें बता रहा हूँ। कर्व ऐसे भी बन सकता है, कर्व ऐसे भी बन सकता है। ये भी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? आप देखिए, इसमें शुरुआत में ग्राफ हल्के हल्के ऊपर जा रहा था, जबकि बाद में तेज़ी से ऊपर जा रहा है। इसमें उल्टा, शुरुआत में तेज़ी से ऊपर जा रहा था, बाद में हल्के हल्के ऊपर जा रहा है। तो क्या इसमें स्पीड हो रही है? आप देखिए, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड,
6 सेकंड, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला इसने, इतना, 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस। अगले 2 से 4 सेकंड के बीच अगर डिस्टेंस देखें तो कितना चला इसने, 2 से 4 सेकंड के बीच अगर डिस्टेंस देखें तो कितना चला इसने, इतना। जबकि 4 से 6 सेकंड के बीच अगर डिस्टेंस देखिए ज़रा, 4 से 6 सेकंड के बीच अगर देखा जाए तो कितना चला इसने, इतना। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत में ज़्यादा डिस्टेंस था, बाद में कम डिस्प्लेसमेंट हो गई, बाद में और कम डिस्प्लेसमेंट है। सेम टाइम में शुरुआत में ज़्यादा डिस्टेंस और सेम टाइम में बाद में कम डिस्टेंस, इसका मतलब बाद में वेलोसिटी कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये दोनों ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हैं, लेकिन ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का है, लिखते जाओ कॉपी में लिखते जाओ, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का है जबकि ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का है। और जब इंक्रीजिंग वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में होती है और डिक्रीजिंग वेलोसिटी में एक्सेलरेशन निगेटिव में होती है। तो ये दो चीज़ें हो गई, ये यूनिफॉर्म मोशन का, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का। अभी मैंने समझाया आपको कि ग्राफ कर्व्ड होने से हमें क्या पता चल रहा है, ग्राफ कर्व्ड क्यों आया है इस तरीके से, क्योंकि शुरुआत में वेलोसिटी कम है और बाद में वेलोसिटी ज़्यादा है। ये समझाने का एक तरीका। एक और तरीके से भी हम इसे समझा सकते हैं, बेटा जैसे आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अभी आप ये देखिए डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी वी से, टाइम टी से। अगर यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन होता है प्यारे, तो एक्सेलरेटेड मोशन में ये इक्वेशन नहीं लगती है। एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन की बजाय डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगती है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप ये देखिए जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, लीनियर इक्वेशन है, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टी की पावर 2 आ रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। तो प्यारे जब भी कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। भूल गए ओम्स लॉ 10th क्लास में पढ़ा था, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तो v और i के बीच स्ट्रेट लाइन बनाते थे नहीं कि जब कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे यहाँ पे s और t क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डिस्प्लेसमेंट s और टाइम t के बीच कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ s और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, यहाँ s t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होके टी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफ पता है कैसा आता है, इसका ग्राफ आता है पैराबोलिक। ये मैथ्स में पढ़ाया जाएगा पैराबोला वगैरह क्या होता है, और मोशन इन प्लेन में जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे वहाँ पे हम इसकी डिटेलिंग करेंगे। अभी सिर्फ समझ लो कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, और अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर है तो पैराबोलिक आता है। ये जो शेप होती है प्यारे, चाहे ये वाली कह लो चाहे ये वाली कह लो, ये जो शेप होती है इसे हम पैराबोलिक शेप कहते हैं। इसकी क्या खास बातें हैं वो आगे चैप्टर्स में होंगी, अभी सिर्फ नोट कर लो, टी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट आने की बजाय इस तरीके से पैराबोलिक करवाएगा, या तो ऐसे कर्व नीचे की तरफ या कर्व ऊपर की तरफ। ये तब जब वेलोसिटी इंक्रीजिंग है पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, और ये तब जब वेलोसिटी डिक्रीजिंग है नेगेटिव एक्सेलेरेशन। अच्छा इसमें एक बात और प्यारे, जब यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो आपने ये देखा था कि डिस्प्लेसमेंट, ये नोट कर लेना फिर इसे मैं हटा रहा हूँ, आपने ये पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकाला जाए तो प्यारे स्लोप किसके बराबर आता है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा किसके इक्वल होता है यहाँ पे, वेलोसिटी के। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी। स्लोप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पे हर जगह स्लोप भी सेम आएगा। इस ग्राफ का आप कहीं से भी स्लोप निकाल लो, कहीं से भी स्लोप निकाल लो। ये देखिए बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट लिया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप आप कहीं से निकाल लो, कोई भी 2 पॉइंट्स चूज कर लो, चाहे एक ये और ये पॉइंट चूज कर लो, चाहे ये और ये पॉइंट चूज कर लो। अगर ये और ये पॉइंट चूज करोगे तो ये स्लोप निकालने के लिए ये वाला एंगल लोगे इस तरीके से थीटा, टेन थीटा,
और अगर ये दोनों पॉइंट चूज करोगे तो टेन थीटा निकालने के लिए ये वाला एंगल लोगे। अब आप देखो, चाहे इधर से टेन थीटा निकाल लो चाहे इधर से टेन थीटा निकाल लो, एंगल तो दोनों सेम होंगे ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब एंगल सेम होंगे तो टेन थीटा भी सेम होगा, तो वेलोसिटी भी सेम होगी, तो स्लोप भी सेम आएगा। यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ का ग्राफ हैज़ सिंगल स्लोप, इसकी वैल्यू स्लोप की एक ही होती है, इसकी चेंज, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होती, टेन थीटा चेंज नहीं होता, तो स्लोप भी चेंज नहीं होता, सिंगल स्लोप रहता है। लेकिन यहाँ तो प्यारे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं। ये आप देखिए, इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, ये इस तरीके से ग्राफ है। तो आप ये देखिए, इधर डिस्प्लेसमेंट लिया, इधर टाइम लिया। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? ऑब्वियसली कैसी बताई, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बाद में डिस्प्लेसमेंट तेजी से बढ़ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। जब बेटा वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो टेन थीटा भी इंक्रीज होगा और स्लोप भी इंक्रीज होगा, तो इसका हर जगह वेलोसिटी अलग अलग होने की वजह से इसका स्लोप भी अलग अलग जगह अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी। तो आप देखिए, अगर हमें किसी इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालने के लिए यहाँ पे इस तरीके से एक टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट का इस तरीके से आप ये थीटा लेंगे, इस तरीके से ये थीटा, और इसका टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा से ये मान लें टेन थीटा 2 मान लो, चलो इसे, ये थीटा 2 आ रहा है, इसका कुछ ना कुछ स्लोप आएगा, और यहाँ की जो वेलोसिटी होगी बी पॉइंट पे, वेलोसिटी एट बी पॉइंट विल बी इक्वल टू स्लोप, और यहाँ पे स्लोप कितना आएगा, टेन थीटा 2। ऐसे ही अगर हम ए पॉइंट पे अगर हमें निकालना है बेटा स्लोप ए पॉइंट पे, तो आप देखिए यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे इस तरीके से। ये टेंजेंट एक पॉइंट को टच करते हुए जाती है, इस तरीके से आपने टेंजेंट बनाई, और यहाँ पे इस तरीके से आप अगर ये थीटा बनाएं, लेट दिस बी थीटा 1, तो ए पॉइंट पे अगर आप निकालेंगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी फिर स्लोप के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे स्लोप टेन थीटा 1 होगा। तो साफ साफ आप देखिए, थीटा 1 साफ साफ आपको दिख रहा है। ये यहाँ पे जो स्लोप निकाला, यहाँ पे जो ढलान है वो लाइन की कैसी है, टेंजेंट ऐसी खड़ी हुई बनी है, जबकि यहाँ पे थोड़ी लेटी हुई बनी है। लेटी हुई बनी होने की वजह से यहाँ पर एंगल कम है, यहाँ एंगल ज़्यादा है। यहाँ एंगल कम है, थीटा कम होगा तो वेलोसिटी भी कम होगी। यहाँ पे एंगल बढ़ गया, टेन थीटा बढ़ जाएगा, स्लोप बढ़ जाएगा, तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जाता जाएगा, वैसे वैसे इस ग्राफ का स्लोप भी बढ़ता जाएगा, और स्लोप बढ़ने का मतलब वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो ये अगर कर्व्ड ग्राफ होता है प्यारे, अगर कर्व्ड ग्राफ है तो कर्व्ड ग्राफ के मैनी स्लोप्स होते हैं। वहाँ पे सिंगल स्लोप्स था, यहाँ पे मल्टीपल स्लोप्स होते हैं। और मल्टीपल स्लोप्स होने का क्या मतलब है, मल्टीपल स्लोप्स का मतलब है इट हैज़ वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है ना। इस वाले ग्राफ में तो वेलोसिटी कैसे है कि जैसे इस ग्राफ में आप लिखेंगे थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज है, तो टेन थीटा भी इंक्रीज होगा, और टेन थीटा इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। बात समझ पा रहे हो। जबकि एक दूसरा ग्राफ अगर मैं इस तरीके से ऐसे बना दूं बेटा, इतनी डिटेल में बुक्स में नहीं लिखा है, इसलिए बहुत ध्यान से समझो, दिमाग में बसाओ, मेहनत से इस चीज़ को समझो, दिल से समझो और दिमाग में बसाओ। कह रहे हैं अगर इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, चलो s ले लिया हमने, इधर टाइम ले लिया, और ग्राफ ऐसे ना होने की बजाय ऐसे है ग्राफ, तब इसका थीटा की देखिए ज़रा क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लूँ थीटा, तो इसके लिए मैं टेंजेंट इस तरीके से ऐसे बनाऊँगा, ये टेंजेंट, और अगर इसका स्लोप निकालना है तो उसके लिए ये वाला एंगल हम लेंगे, लेट दिस बी थीटा 1। जबकि ये तो ए पॉइंट पे निकाला, जबकि यहाँ पे बी पॉइंट पे अगर आप निकालेंगे तो टेंजेंट कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगी। ये लीजिए टेंजेंट इस तरीके से मैं बना दे रहा हूँ, ये टेंजेंट इस तरीके से ऐसे बन गई बी पॉइंट पे, और अगर यहाँ पे स्लोप निकालना है तो ये टेन थीटा 2 लेंगे। आप साफ साफ देखिए यहाँ पर ऐसे ग्राफ में थीटा क्या होता जा रहा है, यहाँ थीटा ज़्यादा है, यहाँ थीटा कम है। ये पहले ग्राफ की टेंजेंट थी ऐसे खड़ी हुई थी, फिर थोड़ी लेटेगी, फिर लेटेगी और लेटेगी और लेटेगी, और ऐसे करने से थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। इस वाले ग्राफ के लिए थीटा डिक्रीजेस, तो भैया टेन थीटा भी डिक्रीजेस, और टेन थीटा डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी जो कि स्लोप के बराबर होती है, जो कि टेन थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी
डिक्रीज होगी। तो आप ये समझिए, ऐसे ग्राफ में वेलोसिटी डिक्रीजिंग होती है, ऐसे ग्राफ में वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती है। ये मैंने पहले भी समझाया कैसे ग्राफ से, और अब मैथमेटिकली कैसे आप समझा सकते हैं वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं? पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ रहे हैं आगे। ये बेटा जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये 11th में तो आपको हेल्प करेंगी ही करेंगी, बट ये मोर इम्पोर्टेंटली आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जेईई मेन और नीट में बहुत हेल्प करने वाली है। बहुत अंदर अंदर की बातें बता रहा हूँ। ऐसे एग्जाम्स में रटने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा ज़रूरी होता है कंसेप्ट्स क्लियर करना। पूरी फिजिक्स कंसेप्ट बेस है, इसलिए कभी भी रटने की कोशिश मत करिएगा। जो भी समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करिए, समझते समझते ही आगे बढ़िए, रटिएगा मत, वरना कोई भी आगे क्वेश्चन आएगा वो आप अटेम्प्ट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम आगे। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए प्यारे, जो भी अभी मैंने पढ़ाया ये यहाँ पे ऐसे समरी फॉर्म में मैंने दे दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो उसका सिंगल स्लोप होता है, और सिंगल स्लोप का मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट वैल्यू। सिंगल स्लोप है तो टेन थीटा कांस्टेंट होगा, एक ही वैल्यू होगी, और टेन थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी भी कांस्टेंट, द वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा ये मैंने बात करी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात नहीं करी है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, तो ये अभी नोट मत करिएगा, अभी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए। फिलहाल नेक्स्ट बात आई प्यारे कि अगर ग्राफ कर्व्ड है, मैंने बता दिया ग्राफ कर्व्ड है, बेंड अपवर्ड है, तो वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस। बेंड अपवर्ड है यानी ऐसे है तो थीटा की वैल्यू, सॉरी इस तरीके से है, अगर इस तरीके से है तो थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ऊपर की तरफ ऐसे बेंट हो रहा है तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर बेंट डाउनवर्ड्स है, नीचे की तरफ बेंट होता जा रहा है इस तरीके से, तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। और क्या क्या वो सब यहाँ लिखा हुआ है, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। फिलहाल हम चलते हैं आगे की तरफ। बात आई कि अभी हमने जो पढ़े थे बेटा वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़े, अभी हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है प्यारे, क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी एक तरफ वाई एक्सिस पे वेलोसिटी होगी और एक्स एक्सिस पे टाइम, इधर की तरफ टाइम और इधर की तरफ वेलोसिटी, तो इसे हम कह रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कह रहे हैं ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही है। बेटा जब वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही है तो बताओ ग्राफ ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या स्ट्रेट रहेगा, या कर्व्ड, या ऐसे कर्व्ड ऊपर की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो ग्राफ ऊपर जाता है, कोई चीज़ डिक्रीज होती है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो ग्राफ नीचे जाता। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लें कि बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है तो वो 10 से ही चलती जाएगी, वैल्यू 10 ही रहेगी। टाइम कितना भी बढ़ जाए वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, हर जगह 10 रहेगी। तो ग्राफ इस तरीके से ऐसे हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो ये क्या शो कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी कह लो या फिर यूनिफॉर्म मोशन। दिस ग्राफ डिनोट्स यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और ऐसे ग्राफ का अगर मैं स्लोप पूछूं तो स्लोप कितना होगा? बेटा स्लोप क्या होता है? ग्राफ अगर इस तरीके से ऐसे ऊपर जाता है तो ये जो एंगल बनता है इसका tan थीटा को हम स्लोप कहते हैं। अगर ये ग्राफ ऐसे नीचे आता जाए, नीचे आता जाए, नीचे आता जाए तो थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अगर ग्राफ बिल्कुल पैरेलल हो जाए इस तरीके से, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जानी है। तो बेटा स्लोप भी कितना हो जाना है? यहाँ पे स्लोप भी tan थीटा यानी tan 0 हो जाना है। और tan 0 का मतलब कितना होता है? 0। यानी ऐसे केस में ऐसे ग्राफ का जो स्लोप है वो 0 होता है। अच्छा प्यारे, एक बात और यहाँ पे, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पढ़ा था कि अगर इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल होता है? जी हाँ, किसके? वेलोसिटी के। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल होगा? क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहे हैं शो दैट, पहले शो दैट द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम यहाँ पे दो चीज़ें निकालेंगे, एक तो इसका स्लोप निकालेंगे कि इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, और दूसरा अगर इसके नीचे का एरिया निकालें तो एरिया किसके इक्वल होगा।
यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकालें तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी अगर इसी ग्राफ में आप देखिए, मान लें इस तरीके से बॉडी ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब कहीं एक तो ये मत लिख देना, कई बच्चे लिख देते हैं कि बॉडी एट रेस्ट, जैसे पहले लिखा था, अरे रेस्ट पे तो तब थी जब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट थी, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। वेलोसिटी नहीं बढ़ने का मतलब जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से चल रही है, लेकिन चल तो रही है ना, और जब वो चल रही है तो बॉडी एट रेस्ट कैसे होगी। तो कभी गलती से यहाँ बॉडी एट रेस्ट मत लिख देना, बॉडी चल रही है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। मान लें कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बॉडी चली, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और बोले ए से बी के बीच के नीचे का, ए और बी के नीचे का इस ग्राफ में जो भी एरिया आ रहा है वो एरिया निकाला जाए। तो आप मान लें कि जब बॉडी ए पे थी तब टाइम था t1, और जब बॉडी बी पे आ गई तब टाइम था t2, और कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है, जैसे मैंने 10 लिखी थी, मान लें कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, ए से बी v वेलोसिटी से चल रही है। तो चलिए इसका एरिया निकालें, एरिया अंडर ग्राफ फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। चलिए एरिया यहाँ पे देखा जाए तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा जिसका फॉर्मूला होता है प्यारे लेंथ इनटू ब्रेथ। और अगर लेंथ पे देखा जाए तो लेंथ पे ये इसकी लेंथ है, जो कि लेंथ कितनी होगी, ये होगी यहाँ से यहाँ तक, मान लें ये 10 है, ये 0 है, तो 0 से 10 के बीच कितना होगा, 10 - 0, ये हो जाएगी 10। या यहाँ v है, यहाँ 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी v - 0। जबकि ब्रेथ, ये ब्रेथ है इसकी, यहाँ से यहाँ ये ब्रेथ है, ये कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ से यहाँ तक t2 है, यहाँ से यहाँ तक t1 टाइम है, तो बीच का टाइम निकालना है, तो t2 में से t1 माइनस कर दें, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी, जो कि हो जाएगी t2 - t1। तो ये आ गया वेलोसिटी इंटू t2 - t1। t2 - t1 का मतलब है कितना टाइम लगा, टाइम टेकन। अरे टाइम टेकन, वेलोसिटी इंटू टाइम, अरे वेलोसिटी इंटू टाइम तो किसका फॉर्मूला होता है, जी हाँ ध्यान करिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगती है, सिंपल ये इक्वेशन लगती है। तो इसके हिसाब से वेलोसिटी इंटू टाइम किसके बराबर हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट। तो यही हमारा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ठीक है प्यारे, ये बात सुन लो, एग्जाम में 11th क्लास में ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसे प्रूफ करने को नहीं आनी है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने वाली हैं। आगे हम बहुत हायर लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं, मज़े आने वाले हैं, वो तभी समझ में आएंगे जब ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में बसी होंगी। हालांकि ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन जब डिराइव करते थे तो भैया एरिया जो होता है उससे डिस्प्लेसमेंट निकलती है, लेकिन कैसे अभी वो डिटेल में समझ रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ ये तो निकाल लिया कि एरिया लेंगे तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके इक्वल होगा, जी हाँ किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के। अब बात आई कि सर अगर यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाए, यहाँ तो कांस्टेंट वेलोसिटी थी, कांस्टेंट वेलोसिटी थी तो ग्राफ ऐसा आएगा जिसका स्लोप 0 होगा। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड का मतलब होता है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा वो बनाना है। और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसका ग्राफ जो बनेगा उसका स्लोप किसके इक्वल होगा वो हमें निकालना है कि स्लोप किसके इक्वल होगा। शो दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ये हमने प्रूफ करना है कि इसका स्लोप निकालेंगे तो वो एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक है प्यारे, अभी बात आई वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप कैसी होगी अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन है, वो भी एक्सेलरेशन कैसी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी सेम एक्सेलरेशन से बॉडी चल रही है। एक्सेलरेशन होने का मतलब होता है या तो वेलोसिटी बढ़ना या वेलोसिटी कम होना। तो दोनों केसेस लेंगे, जब वेलोसिटी बढ़ रही है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तब कैसा ग्राफ होगा, वेलोसिटी कम हो रही है यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, तब कैसा ग्राफ होगा। दोनों हम यहाँ पे
पढ़ने वाले हैं। फिलहाल बात आई इसकी शेप कैसी होगी, तो प्यारे वेलोसिटी और टाइम में कोई रिलेशन होता है? जी हाँ होता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेटेड मोशन। ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कि सर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। नहीं भैया, वो तो तब होगी जब कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, और वो भी जब ये चीज़ कांस्टेंट है। फिलहाल यहाँ पे ये कंसेप्ट तो लगेगा ही नहीं, ये सिर्फ तब लगता है जब कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यहाँ एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसकी बात करोगे ही नहीं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मोशन में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगती हैं, जिसमें वेलोसिटी और टाइम आता है। वो ये इक्वेशन है जो हमें बता रही है कि ए तो कांस्टेंट है, ए तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। ये लीनियर इक्वेशन है, v t की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है। और जब भी ऐसा होता है तो ग्राफ कैसा आता है अगर कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जी हाँ, स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगी, या तो 0 से स्टार्ट होगी स्ट्रेट लाइन, या फिर ऊपर से स्टार्ट होगी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन। दोनों में फ़र्क क्या होगा प्यारे? इधर हम वेलोसिटी ले रहे हैं, इधर टाइम ले रहे हैं, इधर वेलोसिटी, इधर टाइम। दोनों में फ़र्क ये है कि ये 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 से स्टार्ट तब करेंगे व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0। बॉडी u अगर 0 है बेटा तो 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन मान लें बॉडी ने इनिशियल वेलोसिटी कुछ पहले से ही वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, उससे स्टार्ट किया है मोशन अपना, तो फिर 0 से कहाँ स्टार्ट होगा? फिर तो जितनी वेलोसिटी से स्टार्ट किया है जो भी u वैल्यू रही होगी उससे रखेंगे ना। 5 है तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 10 है तो 10 से। तो ये ऊपर से, तो कब नीचे से कब ऊपर से स्टार्ट होगा वो आपने समझा, लेकिन होगा तो डायरेक्टली t की पावर 1 के प्रोपोर्शनल। तो स्ट्रेट लाइन आनी है। ये ग्राफ हमने बना दिया, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये तब जब u 0 है और ये तब व्हेन u 0 नहीं है। ठीक है, तो ये ग्राफ दोनों बना दिए। अब बात आई, शो दैट स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम इसका स्लोप निकालेंगे। अभी आपने इससे जस्ट पहले वाले स्लाइड में देखा कि अगर हम इसका एरिया निकालते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी जब थी तो एरिया किसके इक्वल होता है? जी हाँ, किसके एरिया इक्वल आता है डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन अभी हम इसका स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप, अगर हम इसका स्लोप निकालें प्यारे तो किसके इक्वल आएगा? देखिए, चलिए मैं जनरल केस ले लेता हूँ जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। स्लोप निकालने के लिए कोई भी हम 2 पॉइंट्स चूज़ करेंगे। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट चूज़ कर लिए। एक पॉइंट ये चूज़ कर लिया, एक पॉइंट ये चूज़ कर लिया, एक पॉइंट ये चूज़ कर लिया। ठीक है, ए पॉइंट पे कितनी ये चलिए ऐसा करते हैं, ये कोई भी 2 की जगह एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लें और एक पॉइंट ये ले लें। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप तो हर जगह सेम होगा, थीटा की वैल्यू हर जगह सेम होगी, टेन थीटा हर जगह सेम होगा। तो हम थीटा निकालने के लिए, टेन थीटा स्लोप निकालने के लिए कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं क्योंकि हर जगह स्लोप सेम है। तो हमने एक पॉइंट ये चूज़ कर लिया, एक पॉइंट ये और एक ये। यहाँ से नीचे की तरफ इस तरीके से लाइन डालिए, यहाँ से नीचे की तरफ लाइन डालिए। मान लें यहाँ टाइम है t, ठीक है, यहाँ पे टाइम है 0। ए पे वेलोसिटी थी u, जबकि बी पे वेलोसिटी मान लें कितनी है v। तो बेटा अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप निकालने के लिए ये चीज़ हमें लेनी पड़ेगी थीटा। और स्लोप अगर देखा जाए तो स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर साइड देखें तो इसके सामने वाली ये है, लेट दिस बी सी, तो सामने वाली साइड हो जाएगी BC और बेस हो जाएगा ये आपका AC, बेस हो जाएगा AC। अब बात आई BC सर कितनी बड़ी होगी? ऑब्वियसली BC अगर प्यारे देखी जाए तो ये चीज़ इसके बराबर होगी ना। अब इन दोनों के बीच का अगर निकालना है ये कितना वैल्यू होगी, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये V है, यहाँ से यहाँ तक U है, तो बीच का कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, तो 10 और 2 के बीच कितना होगा? 10 - 2। ऐसे यहाँ V है, यहाँ U है, तो इन दोनों के बीच का ये BC कितना होगा? कितना? V - U। और इधर की तरफ ये AC कितना होगा? बीच का ये T और 0 के बीच T - 0। ये क्या आ गया? V - U अपॉन T। अरे V - U अपॉन T तो किसका फॉर्मूला है? जी हाँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ये लीजिए, इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, क्योंकि ऊपर V - U आ गया जो कि चेंज इन वेलोसिटी होता है,
और यहाँ पे नीचे टाइम टेकन आ गया जो आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन एक्सेलरेशन होता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो बेटा यहाँ पे याद कर लीजिए कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इसका सिंगल स्लोप होगा। सिंगल स्लोप यानी हर जगह टेन थीटा सेम होगा, यानी एक्सेलरेशन भी हर जगह सेम होगी। लिख लीजिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ का सिंगल स्लोप, सिंगल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी जो बढ़ रही है वो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हर 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, हर 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, तो वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, जिसकी वजह से उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। आप देखिए हर 2 सेकंड में टाइम की वैल्यू 2 है, हर 2 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी कितना बताया, जैसे 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हर जगह एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका मतलब है हर 1 सेकंड में 2 सेकंड में इतनी बढ़ रही है तो 1 सेकंड में 2.5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अभी बात ये जो हमने ग्राफ निकाला, इससे पहले हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी ली थी। आगे की बात समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया था और कांस्टेंट वेलोसिटी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, तो इसके नीचे का हमने एरिया निकाला और हमने कहा कि इसके नीचे का एरिया क्या बताएगा, इसके नीचे का एरिया विल बी गिव द डिस्प्लेसमेंट। अभी बात आई कि अगर हम ये इस तरीके से एक्सेलरेटेड मोशन ले लें, तो एक्सेलरेटेड मोशन के नीचे ग्राफ का अगर एरिया निकालें, वो एरिया भी जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी का एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर था, ऐसे ही एक्सेलरेटेड मोशन यानी इंक्रीजिंग वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी के नीचे, ग्राफ के नीचे का एरिया भी, इसके नीचे का एरिया भी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ये हमने प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखिए प्यारे बच्चे, ये हमने ग्राफ बना दिया इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। बॉडी की पहले वेलोसिटी ए पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी थी u, और मान लें बी पॉइंट पे पहुंच के जब उसका टाइम था, कितना टाइम गुजर चुका था, t टाइम, तब उसकी वेलोसिटी हो गई थी v। अब a से b जाने के नीचे का एरिया हमने प्रूफ करना है कि एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहे हैं, शो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ with constant acceleration constant लिखी है, velocity constant नहीं लिखी है, in a straight line is certain time interval is equal to distance cover के इक्वल होगा एरिया डिस्टेंस बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, एक ही बात होती है अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है। फिलहाल आप ये देखिए, इसके नीचे का अगर हम एरिया निकालें तो बेटा यही एरिया होगा इसके नीचे का, है ना। ये एरिया निकालने के लिए आप ये पॉइंट का ए नाम दिए हैं, ये बी नाम दिए हैं, ये सी नाम दे दें। तो अगर एरिया निकालते हैं तो ये ज़रा बताओ एरिया कौन सी शेप का बन रहा है। एरिया यहाँ पे बन रहा है ट्रपीजियम शेप का, और उस ट्रपीजियम का नाम है क्या, ABCOA। ये ट्रपीजियम बन रहा है ABCOA। इसका अगर हम एरिया निकालें तो एरिया का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन टू हाफ ए प्लस बी इंटू एच। अभी बात आई ए और बी क्या होती है बेटा, पैरेलल साइड्स। इसकी पैरेलल साइड है एक OA, तो यहाँ हमने OA लिख दिया। एक पैरेलल साइड है इसकी BC और OA, तो यहाँ लिख दिया BC। और H का मतलब होता है इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का ये वाला गैप, जो कितना हो गया OC, यहाँ लिख दिया OC। ये लीजिए OA कितना हो गया आपका U, है ना, और BC कितना हो गया, ये जो BC है प्यारे है ये पूरा V, जैसे OA हो गया आपका U - 0 U, ऐसी AC हो गया आप BC हो गया आपका V - 0 यानी V। और OC कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऑब्वियसली T - 0 = T। अरे ये लिखा है आपका u + v/2 इंटू टी। u + v/2 तो क्या होता है, ये पहले की वेलोसिटी, ये बात की दो वेलोसिटीज़ को प्लस करके /2 कर दें, ये तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है। ये एवरेज वेलोसिटी हो गई इंटू टाइम हो गया। अरे एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम तो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट कह दो चाहे डिस्टेंस कह दो, स्ट्रेट लाइन में एक ही बात है। अरे तो हमने प्रूफ कर दिया कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के बराबर
होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो चाहे आपका इस तरीके का ग्राफ हो, चाहे ऐसा ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अगर इसके नीचे का निकालेंगे तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के ही बराबर आएगा, और स्लोप निकालेंगे तो स्लोप इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? स्लोप एक्सेलरेशन के। ठीक है प्यारे? अच्छा, अभी ये ग्राफ की हमने सारी चीज़ें बता दी, नोट कर लो प्यारे जो भी मैंने पढ़ाया। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एरिया अंडर VT ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इस पे बेस्ड हमने फिर से डिराइव करनी है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो हमने पहले मैथमेटिकली डिराइव की थी अलजेब्रिक मेथड से, दूसरा मेथड हमने कैलकुलस मेथड से डिराइव करी इक्वेशंस ऑफ मोशन, और अभी बात आई कि ग्राफिकल मेथड से डिराइव करिए इक्वेशन ऑफ मोशन, जो अगर आप पढ़ना चाहते हैं इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती हैं। 9th क्लास में पढ़ा था हमने, लेकिन उसका एक अलग से लेक्चर है। अगर आप वो करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके इस लेक्चर के बाद जाना, अभी नहीं, ध्यान रखना। टैब खोल के एक दूसरी रख लो कि अगला वीडियो हमने ये देखना है, तो वो आई बटन पे क्लिक करके आप डेरिवेशन कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है प्यारे? अभी बढ़ते हैं हम आगे। ओके प्यारे बच्चे, उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं, इफ़ यू आर एंजॉइंग द लेक्चर देन प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकन नहीं, थंब बटन जल्दी से प्रेस कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपको समझ में आ रहा है। और कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसा समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, ख़राब समझ में आ रहा है, या कुछ और चीज़ इस लेक्चर में आप चाहते हैं तो वो मुझे लिख के ज़रूर बताइए, जो भी आपका फीडबैक है। फ़िलहाल अभी हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं, डिस्कस द नेचर ऑफ मोशन फ्रॉम द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं प्यारे, जितना भी हमने पढ़ा उसका यहाँ पे रायता बना दिया है, और उसमें सारे उसके इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग करना है। मतलब यहाँ पे इतने सारे ग्राफ्स अभी आपके सामने आने वाले हैं बेस्ड ऑन दोज 4 और 5 ग्राफ्स, और आपको पहचानना है कि वो जो ग्राफ बना हुआ है वो क्या शो कर रहा है। तो चलिए देखते हैं आप समझ पाए या नहीं, और मेरे समझाने से पहले ही आप अपने मन में आंसर देते रहना अगर आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, के कई सारे बना रखे हैं। इधर की तरफ लिखा है डिस्टेंस और इधर की तरफ लिखा है टाइम। साफ साफ सबसे पहले ऐसा ग्राफ है, बताइए यहाँ तो डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। पहले हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क है। अगर आप कहीं चलते हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ता है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता है, लेकिन अगर वापस आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कम होने लगता है और इनिशियल पॉइंट पे आके डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है, जबकि डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता। डिस्टेंस तो ऐड ही होता है चाहे आप कहीं भी घूमते जाएं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, वो ज़ीरो नहीं हो सकती। बढ़ते बढ़ते डिस्टेंस जो है बढ़ ही सकता है, डिस्टेंस कम नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है अगर आप वापस आते हैं अपने ओरिजिनल रेफरेंस पॉइंट पे। फिलहाल यहाँ डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा यानी बॉडी जहाँ है वहीं है, डिस्टेंस बढ़ा ही नहीं रही है, यानी बॉडी एट रेस्ट। ठीक है प्यारे, बॉडी रुकी हुई है, यहाँ पे लिख लीजिए स्टेशनरी बॉडी है। यहाँ टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, और डिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ रहा है टाइम के साथ, जितना टाइम उतनी प्रोपोर्शन में डिस्टेंस, यानी बॉडी कुछ ना कुछ स्पीड से चल रही है। आप बताइए अगर हम इसका स्लोप निकालें, थीटा का स्लोप निकालें, तो बेटा इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के। और टेन थीटा में डायरेक्ट बताइए, अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट और यहाँ टाइम होता तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख देते। यहाँ टेन थीटा अगर आप निकालेंगे इस तरीके से, दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये चीज़ इसके बराबर होगी डिस्टेंस के, तो यहाँ टेन थीटा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी नहीं, यहाँ होती है स्पीड। यानी ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये स्पीड बता रहा है और स्ट्रेट लाइन है, तो कैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो दिस ग्राफ शोज यूनिफॉर्म स्पीड। और इसी को अगर कर्व्ड कर दें प्यारे,
कर्व्ड कर दें अगर, तो यहाँ पे स्लोप अलग अलग जगह, यहाँ स्लोप कम है, यहाँ स्लोप ज़्यादा है, यहाँ स्लोप और ज़्यादा है, देखिए स्लोप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें स्पीड पता लगती है, और इस यहाँ पे स्पीड जो है स्लोप के बराबर होती है, और स्लोप यहाँ पे tan थीटा है, थीटा बढ़ने की वजह से स्पीड भी बढ़ रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड। समझ पा रहे हो, ये इंक्रीजिंग स्पीड है। और यही ग्राफ ऐसे होने की बजाय अगर ऐसे हो जाए तो इसका स्लोप कम होता जा रहा है। यहाँ पे स्लोप बनाए टेंजेंट बना के तो ये आएगा tan थीटा, जबकि यहाँ स्लोप बनाए टेंजेंट बना के तो ये tan थीटा का ये इस तरीके से स्लोप आएगा। तो यहाँ पे थीटा कम होने से स्लोप डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीजिंग है, tan थीटा डिक्रीजिंग है, यानी स्पीड भी डिक्रीजिंग है। तो दिस ग्राफ डिनोट्स डिक्रीजिंग स्पीड। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये हो गया। वैसे भी आप देखिए ऐसे डायरेक्ट भी बोल सकते थे इतना सब करने की बजाय कि सर बाद में जो ग्राफ है तेजी से ऊपर जा रहा है, यानी बाद में डिस्टेंस तेजी से बढ़ रहा है, यानी बाद में स्पीड बढ़ रही है, यानी ये इंक्रीजिंग स्पीड है। और यहाँ उल्टा ग्राफ ऐसे हो गया, यानी बाद में ग्राफ हल्के हल्के ऊपर बढ़ रहा है, यानी बाद में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं चल रहा है, और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं चल रहा है यानी बाद की स्पीड कम है, यानी डिक्रीजिंग स्पीड। तो मैथमेटिकली भी बता सकते हो, नहीं तो ऐसी ग्राफ को देख के भी बता सकते हो। अब इतनी बार बता दिया, ये दिमाग में बस जाना चाहिए आपके। अभी बात आई अगले ग्राफ की। आप देखिए इस तरीके से यहाँ आपको ग्राफ दे दिए हैं। अब बताइए ज़रा अपने आप कि ये क्या क्या बता रहे हैं, नोट करते जाना प्यारे, नोट करते जाना पॉज कर करके। फिलहाल ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ग्राफ जो है पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यानी क्या चीज़ बढ़ रही है? ऑब्वियसली ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है प्यारे, डिस्टेंस बढ़ रहा है। क्या नहीं बढ़ रहा? टाइम। आगे तो ग्राफ जा ही नहीं रहा, आगे ग्राफ नहीं जा रहा यानी टाइम नहीं बढ़ रहा, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अरे भाई साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि टाइम ना बढ़े और बॉडी का डिस्टेंस बढ़ता जाए? बोले हाँ सर हो सकता है। बोले सर घड़ी के सेल ख़त्म हो गए, सर टाइम तो बढ़ ही नहीं रहा था लेकिन हम भागते जा रहे थे। अरे मेरे प्यारे लाल चने वाले भैया, आप घड़ी रोक दोगे तो दुनिया का समय थोड़ी ना रुक जाएगा, समय तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि टाइम रुक जाए और बॉडी चलती रहे, बॉडी का डिस्टेंस बढ़ता रहे। तो दिस ग्राफ इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है प्यारे, MCQs में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि 4 ग्राफ दे देंगे और कहेंगे बताइए इसमें से ग्राफ कौन सा पॉसिबल नहीं है। फिलहाल अभी ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ग्राफ नीचे आ रहा है और आगे जा रहा है। आगे जाने का मतलब टाइम बढ़ रहा है और नीचे आने का मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कम होता जा रहा है। अरे कैसा हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे कि टाइम बढ़े, बॉडी चलते चलते डिस्टेंस कम होता जाए? अरे डिस्प्लेसमेंट तो कम हो सकता है अगर बॉडी पीछे आने लगे, लेकिन डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता। चलने पर डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, या तो कांस्टेंट रहेगा या बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता डिस्टेंस। तो ये ग्राफ भी जो दिखा रहा है कि डिस्टेंस कम हो रहा है, ये भी नॉट पॉसिबल। ठीक है प्यारे, अब आगे बढ़ो। तीसरा ग्राफ यहाँ पे बोल रहे हैं इस तरीके से, ये बना रखा है ग्राफ, कह रहे हैं ये क्या डिनोट कर रहा है प्यारे? ये समझने के लिए हमने क्या करा, टाइम एक्सिस पे कोई भी पर्टिकुलर टाइम लिया हो, इससे डिस्टेंस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन खींची। तो आप देखिए पर्टिकुलर टाइम जैसे मान लिया 10 सेकंड रहा होगा, 10 सेकंड पे डिस्टेंस क्या रही होगी बॉडी की, जैसे यहाँ पे 5 मीटर। अरे थोड़ा और ऊपर जाएं तो यहाँ पे भी डिस्टेंस आ रही है 15 मीटर। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम टाइम पे बॉडी की 2 डिस्टेंसेस हों? कैसा हो सकता है कि आप चल रहे हो और 5 सेकंड पे आप 10 मीटर पे भी हो और 15 मीटर पे भी हो? नहीं हो सकता। कभी भी सेम टाइम पे 2 अलग अलग वैल्यूज़ डिस्टेंस की नहीं हो सकती। तो क्योंकि ये ग्राफ 2 जगह काट रहा है, डिस्टेंस की वैल्यू 2 आ रही हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ग्राफ भी दुनिया में इस तरीके का ग्राफ होना पॉसिबल है ही नहीं। समझ पा रहे हैं? चलिए प्यारे नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ रहे हैं आगे। आगे का देखिए, अभी जो था वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, अब बात आ गई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
बच्चे अब ये तो आप बता ही सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रही, इधर डिस्प्लेसमेंट है, नहीं बढ़ रही यानी बॉडी एट रेस्ट। ये तो चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, नहीं बढ़ रही है तो बॉडी एट रेस्ट, बॉडी स्टेशनरी, या वह कहे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ बढ़ रही है यानी बॉडी चल रही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, बॉडी चल रही है कुछ ना कुछ वेलोसिटी से। और वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? स्ट्रेट लाइन का हमेशा मतलब होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों कांस्टेंट वेलोसिटी? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का जो स्लोप है, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी के इक्वल होगा, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह कांस्टेंट होने की वजह से वेलोसिटी भी हर जगह कांस्टेंट होगी। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। ये कर्व्ड है, ये मैं अभी समझा चुका प्यारे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व्ड है, तो हर जगह अलग अलग स्लोप होगा। यहाँ ज़्यादा स्लोप होगा या यहाँ ज़्यादा स्लोप होगा? लो बना के देख लो, लो जल्दी से बना के देख लो। यहाँ स्लोप, यहाँ स्लोप, यहाँ स्लोप बढ़ रहा है, पहले लिख चुका हूँ, जल्दी से फिर से लिख लो। स्लोप इंक्रीजेज, tan थीटा इंक्रीजेज, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी इंक्रीजेज, यानी ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। फिलहाल आगे देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये उल्टा, यहाँ स्लोप बनाए टेंजेंट बना के इस तरीके से, ये tan थीटा आएगा, जबकि यहाँ स्लोप बनाए ऐसे टेंजेंट बना के ये स्लोप आएगा। यहाँ थीटा ज़्यादा, यहाँ थीटा कम है, थीटा डिक्रीजिंग, tan थीटा डिक्रीजिंग, वेलोसिटी यानी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, वो कहेंगे ग्राफ बनाइए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाइए ऐसा विच इज शोइंग रिटार्डेशन, तो आप ऐसा बना दोगे। अभी वो कहेंगे कि आप देखिए यहाँ एक और खास बात बता रहा हूँ, कह रहे हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाइए। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर बनाना है तो ऐसे बना दोगे नेगेटिव एक्सेलरेशन का, लेकिन वहीं कहेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, तो प्यारे वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी डिक्रीजिंग, तो वेलोसिटी तो डिक्रीजिंग दिखाओगे तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, वो भी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज तो हो रही है, नीचे जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने का मतलब कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है प्यारे। फिलहाल आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ गया आपका। अभी फिर से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अभी जो आपने बनाया था वो देखिए, ये ऊपर की तरफ जाता हुआ थे, ये सारे ऊपर की तरफ जाते हुए आखिरी के 3 थे। अब हम कर रहे हैं नीचे की तरफ जाते हुए 2 ग्राफ। देखो प्यारे, यहाँ पे नीचे जा रहा है ग्राफ, इसका मतलब टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है। और डिस्प्लेसमेंट कम होने का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट कम होने का ये मतलब है, जैसे ये ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट था, कोई एक ये आदमी इस तरीके से खड़ा हुआ है और अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, इसका मतलब ये दूर जा रहा है या पास आ रहा है? ऑब्वियसली ओरिजिन से जैसे जैसे पास आता जाएगा वैसे वैसे इसकी ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट कम होती जाएगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग का जो ग्राफ है, इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी है वो हमारे तरफ ओरिजिन की तरफ अप्रोच कर रही है। और अप्रोच करने का मतलब क्या है? अगर ये दूर जा रही होती तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होती, और अगर अप्रोच कर रही है तो उल्टे डायरेक्शन में आ रही है तो प्यारे वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? निगेटिव। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, इट शोज निगेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी निगेटिव में होगी डायरेक्शन अपोजिट होने से, डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट होने से। उल्टे डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से, इसका साइन माइनस हो जाएगा। ये जैसे आपको मैंने ऐसे समझा के बताया बॉडी के मूवमेंट से, आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे ये नेगेटिव वेलोसिटी का है। कैसे? आप ये देखिए, बोले सर डिस्प्लेसमेंट टाइम, अरे सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की तो वेलोसिटी स्लोप के बराबर होती है, और स्लोप तो tan थीटा होता है। जैसे आप ग्राफ ऐसे बनाते हो तो एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बनता है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, इसका tan थीटा लें तो वो स्लोप होता है। अब ये ग्राफ क्योंकि ऐसे है
तो एक्स एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल होगा, यही एंगल का टेन थीटा लेंगे तो स्लोप निकलेगा। अरे यहाँ पे ये एंगल लेस देन 90 था तो टेन थीटा बेटा पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे ये एंगल तो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पे टेन थीटा निगेटिव आ जाएगा। आप निकाल के देख लो कहीं भी टेबल्स में, 10 90 से नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव होती हैं, जबकि 10 95 10 100 10 120 10 150 डिग्री अगर आप निकालो तो वो निगेटिव होता है। और प्यारे अगर ये निगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी निगेटिव होगी। तो दिस ग्राफ शोज नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है प्यारे, अभी बात आई, ये देखो इसमें क्या करा इस वाले ग्राफ में, इसी ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने का क्या मतलब हुआ, ये देखो और नीचे जाने लगा तो हुआ क्या कि यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रही थी कम हो रही थी कम हो रही थी, यहाँ आके डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। यानी आदमी पास आ रहा था पास आ रहा था पास आ रहा था, और जब यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पहुँच के डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0 हो गई। लेकिन ग्राफ इसके बाद और आगे बढ़ रहा है निगेटिव में, निगेटिव वाई एक्सेस की तरफ बढ़ रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट फिर से बढ़ने लगी 0 5 10 20, लेकिन निगेटिव में डिस्प्लेसमेंट बढ़ने का क्या मतलब है, ये मतलब है कि आदमी पास आ रहा था डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, फिर इसके बाद इसने चलना नहीं रुका और ये आगे जाता रहा। तो आप देखिए जैसे ही ओरिजिन से ये और पीछे जाएगा डिस्प्लेसमेंट फिर बढ़ेगी, लेकिन अब की बार निगेटिव में। आगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, पीछे नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। तो प्यारे अगर कोई चीज़ आगे गई थी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में, और अगर यहाँ से पीछे जाए तो डिस्प्लेसमेंट फिर बढ़ेगी लेकिन नेगेटिव में। तो यहाँ ऐसे आने का मतलब बॉडी ओरिजिनल पॉइंट पे आने के बाद और उल्टे डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अच्छा बेटा ये अलग से और बता दूं, ये ग्राफ जैसे स्ट्रेट लाइन है प्यारे, ये ग्राफ कर्व्ड लाइन भी हो सकता है। यहाँ पे इसका मतलब था स्ट्रेट लाइन का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो भी कैसी, निगेटिव में। ठीक है, निगेटिव में वेलोसिटी। और ग्राफ कर्व्ड है, कर्व्ड का मतलब होता है क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वो भी आप ये देखिए ज़रा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी ये, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वो भी लेकिन नेगेटिव में। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्राफ्स थे प्यारे, ये ग्राफ्स थे आपके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। अब बात आई आपकी क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी देख लीजिए प्यारे। क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ? बोल रहे हैं कि इसका नेचर बताना है, तो जल्दी से देख लीजिए इसका नेचर क्या होगा प्यारे। यहाँ पे वेलोसिटी इधर टाइम है, वेलोसिटी जो है ये ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। और कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन कितनी है, 0 है। ठीक है प्यारे, आपको पता था ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप इक्वल होता है एक्सेलरेशन के, और एक्सेलरेशन क्योंकि 0 है तो स्लोप भी इसका 0 होगा। ढलान है ही नहीं कोई, बिल्कुल ऐसी पड़ी हुई है लेटी हुई इसकी ग्राफ, तो ढलान कितनी हो गई, 0। ऐसे होती थोड़ी तो फिर कुछ ना कुछ ढलान होती, तो ऐसी लेटी हुई हर चीज़ का स्लोप 0 होएगा। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बढ़ रहे, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब यूनिफॉर्म, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब होता है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वो भी कैसे, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है। यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बढ़ती जाए यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही है, और वो भी स्ट्रेट लाइन का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वैसे भी यहाँ पे थीटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का थीटा हर जगह सेम रहेगा, स्लोप भी हर जगह सेम रहेगा, और स्लोप सेम रहेगा यानी एक्सेलरेशन भी हर जगह सेम रहेगी। यानी ये क्या डिनोट कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ चाहे लिख सकते हैं यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। फिलहाल इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, सेम है, बस यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थे, यहाँ 0 ना होके थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रही है। डिपिक्ट वही चीज़ कर रही है जो ये कर रही थी। ठीक है प्यारे, अभी बात थी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन होने की बजाय अगर कर्व लाइन हो जाए तो ये बहुत डिटेल में मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ थीटा बढ़ रहा है, थीटा इंक्रीजिंग,
थीटा इंक्रीजिंग का मतलब स्लोप इंक्रीजिंग, और स्लोप इंक्रीजिंग का मतलब प्यारे एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लोप के बराबर होती है, स्लोप बढ़ रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है। तो स्ट्रेट लाइन है अगर तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कर्व्ड लाइन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगी। यहाँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, दोनों जगह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन स्लोप बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, जबकि यहाँ स्लोप डिक्रीज होने की वजह से, अब क्यों डिक्रीज हो रहा है वो नहीं बताऊंगा, पहले कई बार बोल चुका हूँ, स्लोप डिक्रीजिंग होने की वजह से एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रही है। ये इन दोनों में फ़र्क है। प्यारे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जल्दी से ये और देख लीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ 3 और दे दिए हैं। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है प्यारे। वेलोसिटी डिक्रीज होने का क्या मतलब है? रिटार्डेशन। वेलोसिटी लिख ले रहे हैं डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन कैसी है? नेगेटिव है, और वो भी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, या कह लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है, लेकिन नेगेटिव में। कैसे नेगेटिव में? वो ऐसे समझाया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। बोले सर एक्सेलरेशन तो स्लोप के बराबर होती है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बराबर होती है, और यहाँ पे जो स्लोप होता है सर वो tan थीटा होता है, और थीटा क्योंकि थीटा यहाँ पे ऑब्ट्यूज है, जरा देखिए थीटा यहाँ पे ऑब्ट्यूज है, थीटा ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 से जाते हैं, थीटा ऑब्ट्यूज है तो tan थीटा निगेटिव आएगा, तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव होगी। ये वाला ग्राफ देखिए प्यारे, इसमें क्या बता रहे हैं, जैसे आप देखिए वेलोसिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होकर 0 हो गई, फिर इसके बाद वेलोसिटी फिर बढ़ने लगी नेगेटिव में। ये कब हो सकता है? जैसे किसी बॉल को हम ग्राउंड से ऊपर फेंकते हैं प्यारे, तो ऊपर जाते जाते वेलोसिटी क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉडी रुक जाती है, इसकी वेलोसिटी कम होते होते 0 हो जाती है। फिर क्या वहाँ टंगी रहती है? नहीं टंगी रहती, फिर वापस नीचे आती, और वापस नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑपोजिट हो चुका है। पहले ऊपर जा रही थी, अब नीचे आ रही थी, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, तो बेटा उसका साइन भी तो चेंज होगा। तो पहले जो वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक थी, लेकिन रुकने के बाद वो जब वापस नीचे आएगी तो नीचे आते आते वेलोसिटी बढ़ेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से निगेटिव में वेलोसिटी बढ़ने की वजह से ये ग्राफ नीचे आ रहा है, और वेलोसिटी बढ़ती हुई दिखा रहा है टाइम के साथ, लेकिन नेगेटिव में। तो क्या सिचुएशन डिपिक्ट कर रहा है वो आप समझ गए कि बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर गई, रुकी और फिर नीचे आई। यहां देखिए क्या हो रहा है प्यारे, यहां वेलोसिटी पॉजिटिव में भी है और वेलोसिटी नेगेटिव में भी है, पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है, और वो भी कर्व्ड जा रहा है। कर्व्ड का मतलब वेलोसिटी चेंज होने का मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव में भी जा रही है, नेगेटिव में भी जा रही है, यानी यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। फिर से बोल रहा हूँ, वेलोसिटी का चेंज होना, स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कर्व्ड लाइन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है, कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में। यहाँ पे प्यारे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालें, ये फर्स्ट एरिया, ये सेकंड एरिया, ये थर्ड एरिया, तो प्यारे बताइए एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया अगर यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है प्यारे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो आपने देखा था डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर वेलोसिटी ग्राफ, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। लेकिन प्यारे अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़े, बहुत ध्यान की बात सुन लो, नई बात आ रही है, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने को पूछा जाए प्यारे, तो मैंने कहा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है अगर स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में चलते जाएं, लेकिन अगर कोई बॉडी वापस आती है तो उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, तो वेलोसिटी भी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, और इन दैट केस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होते हैं। बॉडी आगे जाके पीछे आएगी तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम होने लगेगी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए बढ़ेगा, वो तो ऐड ही होगा, चाहे आगे जाए चाहे पीछे जाए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगर बॉडी आगे जा रही है तो एरिया प्लस होंगे, A1 और A3 तो प्लस में लेंगे, लेकिन A2 वाला एरिया
माइनस में लेंगे। माइनस में क्यों? क्योंकि वेलोसिटी माइनस में आई है, यहाँ पे वेलोसिटी माइनस में आने का मतलब बॉडी पीछे आई होगी, और प्यारे जब बॉडी पीछे आएगी तो डिस्प्लेसमेंट तो उतनी कम हो जाएगी ना जितनी वो पीछे आई है, इसलिए उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसका जो एरिया है वो माइनस में लेंगे। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया ऐड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया वो वाला माइनस करेंगे। ठीक है, आगे देखिए प्यारे, अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी बात आ रही है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में कह रहे हैं कि ये बताइए, इसका नेचर डिस्कस करिए, ऐसा ग्राफ कब आएगा, ऐसी कोई सिचुएशन बताइए जैसे इसमें टाइम के साथ साथ पहले स्पीड कम हो रही है, ज़ीरो हो गई, फिर स्पीड बढ़ने लगी, इसमें स्पीड बढ़ रही है, मैक्सिमम हुई, फिर कम हुए। क्या कोई एक ऐसी सिचुएशन बता सकते हैं जहाँ ऐसे स्पीड कम हो और फिर अपने आप बढ़े और कम हो? जी हाँ, एक सिचुएशन है यहाँ पे। अगर प्यारे किसी बॉल को अगर आप ऊपर फेंकते हैं तो बताइए ऊपर फेंकते फेंकते उसकी स्पीड का क्या फ़र्क पड़ता है? स्पीड की बात कर रहा हूँ, ऊपर फेंकते फेंकते स्पीड कम होती जाती है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ऊपर जा रही है, अट्रैक्शन नीचे लग रही है, तो उसकी स्पीड कम होती जाती है और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो रुक जाती है। तो देखिए ग्राफ वही बता रहा है कि किसी बॉल को आपने ऊपर फेंका तो बॉल ऊपर जा रही है, लेकिन ऊपर जाते जाते स्पीड कम होगी तो ग्राफ नीचे आएगा और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुक जाएगी तो इसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी, और उसके बाद वापस जब नीचे आएगी प्यारे तो नीचे आते आते स्पीड क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है नीचे आते आते। तो देखो स्पीड फिर यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई है। तो ग्राफ में क्या है, ऐसे से ऐसे गया तो बॉल क्या है, ये किसका ग्राफ है? बॉल ऊपर फेंकी, ऊपर से नीचे आ रही है, ये ग्राफ इस सिचुएशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखिए प्यारे, इसमें क्या हुआ आप सोचिए, अगर कोई इसमें क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है फिर कम हो रही है। ऐसा कब हो रहा होगा? किसी बॉल को अगर हम ऊपर से नीचे फेंकें, ऊपर से इस तरीके से ऐसे नीचे फेंका, छोड़ा, तो अब जब पकड़े थे तो इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0, और जब उसे छोड़ेंगे तो उसकी स्पीड नीचे आते आते बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ रही है, टक्कर खाएगी बॉल, टक्कर खा के ऊपर आएगी, ऊपर आते आते उसकी स्पीड वापस कम होने लगेगी। तो अब देखिए स्पीड यहाँ पे कम हो रही है। तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि किसी बॉल को नीचे फेंका गया, ग्राउंड से टकराई और टक्कर खा के वापस ऊपर गई। तो देखिए ग्राफ ऊपर गया नीचे गया, इसमें नीचे गया ऊपर गया, तो कहीं एग्जाम में आ जाए तो डायरेक्ट ये मत लिख देना, बोले अच्छा ऐसा ग्राफ ऊपर से नीचे, यानी सर ये ग्राफ है किसी सिचुएशन का कि बॉल ऊपर फेंकी नीचे आई। अरे प्यारे, ये बॉल नहीं दिखा रखी है कि ऊपर फेंकी नीचे आई, उस बॉल की स्पीड है। तो आप देखिए अगर बॉल ऊपर फेंकेंगे फिर वो नीचे आएगी तो बॉल तो ऊपर जाएगी लेकिन उसकी स्पीड कम होगी, तो ऊपर फेंकी हुई बॉल का स्पीड नीचे आएगी। तो ग्राफ उल्टा होना है, बॉल ऊपर से नीचे आ रही है लेकिन उसकी स्पीड ऐसे जाएगी, बॉल नीचे से ऊपर जा रही है लेकिन उसकी स्पीड ऐसे शो होगी। यहां पर प्यारे एक बात और, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर यहाँ पर होता इस जगह यहाँ पे कि बॉल को ऊपर फेंका फिर नीचे आई, तो प्यारे यही अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना पड़े तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता। ऊपर से नीचे, ऊपर फेंकने पर वेलोसिटी तो ऑब्वियसली कम होनी ही होनी है, तो वेलोसिटी तो कम होएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगी। और जब ऊपर से जब नीचे आएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी नीचे आते आते, तो वेलोसिटी बढ़ने का ग्राफ आप यहाँ नहीं बनाओगे, वो कहाँ बनाओगे? वो बेटा यहाँ ऐसे बनेगा जो अभी मैंने आपको बताया था। क्यों? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन जब चेंज होता है, उल्टा बनता है, तो साइन भी उल्टा हो जाता है। पहले वेलोसिटी ऊपर थी तो ऐसे, और जब वेलोसिटी नीचे आने पर बॉल के ऐसे हो गई, तो इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में लेंगे। तो ये वाली अगर प्लस है, इसके बाद जब ऊपर से नीचे आ रही है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में बढ़ती हुई दिखाएंगे। तो ये ग्राफ इसकी बजाय ऐसे बनेगा, ये स्पीड टाइम ग्राफ और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका कैसे बनेगा ये आप अपने आप दिमाग लगाइए और बनाइए। ठीक है प्यारे, और बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है समझ में, मज़े आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिए पॉज करके, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम बढ़ रहे हैं आगे। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए प्यारे, बोले
कि अभी बात हुई स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, और ये लास्ट है आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्यारे कैसे बताएं? देखिए पहला ग्राफ, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, इधर टाइम है। ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। बताइए यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा? टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। टाइम बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रही। यानी क्या यहाँ ये लिख दूँ एक्सेलरेशन ज़ीरो है? अरे नहीं, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो है। क्या यहाँ ये लिख दूँ वेलोसिटी ज़ीरो है, या ये लिख दूँ कि बॉडी रेस्ट पर है? अरे कुछ नहीं, एक्सेलरेशन है यानी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है यानी बॉडी मूव कर रही है। तो ये ना रेस्ट पे है, ना ज़ीरो है वेलोसिटी, ना एक्सेलरेशन ज़ीरो है। ये यहाँ पे सिर्फ ये आप लिख देंगे कि बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यानी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है। और अगर प्यारे, अगर हम इसके नीचे का एरिया निकालें, एरिया तो जरा देखना, एरिया किसके इक्वल आएगा? एरिया जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ की बात करें बेटा, लेंथ पे ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। लेंथ पे है इसकी एक्सेलरेशन और ब्रेथ पे है इसका टाइम, तो a इंटू टी करें। अरे एक्सेलरेशन इंटू टाइम क्या होता है? क्या होता है बेटा? 11 से कुछ हटके बता रहा हूँ, कंपटीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी होता है, तो a इंटू टी किसके इक्वल होगा? v माइनस यू के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान रखिए, एरिया अंडर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ किसके इक्वल होगा? जी हाँ, किसके? v माइनस यू यानी चेंज इन वेलोसिटी के। तो कभी भी आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से चेंज इन वेलोसिटी निकालनी की, पहले इतनी थी बाद में उतनी हो गई, तो क्या निकाल लेंगे? उसके नीचे का एरिया। ठीक है प्यारे, अभी इसकी बात कर लो। यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। यहाँ जो थी वो स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ कर्व लाइन है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। और अगर फिर वही बात आई, अगर इसके नीचे का एरिया हमें निकालें तो वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन वेलोसिटी के। ठीक है प्यारे, ये तीनों बना लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे हैं लुक एट द फॉलोइंग ग्राफ्स केयरफुली एंड state with reasons which of these cannot possibly represent one dimensional motion of the particle। कह रहे हैं इसमें से कौन सा मोशन, कौन सा ग्राफ इसमें क्या बोल रहे हैं? कौन सा ग्राफ पॉसिबली कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट, कह रहे हैं कौन सा ग्राफ पॉसिबल है ही नहीं। जैसे मैंने पहले कराया था ये पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं, ऐसे इसमें कौन सा पॉसिबल नहीं है वो पूछ रहे हैं प्यारे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये ग्राफ में आप, ये इधर टाइम है, इधर एक्स है, यानी इधर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। टाइम एक्सिस के एक पॉइंट से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल एक ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करिए। तो एक गिवन टाइम पे आप देखिए इसकी दो पोजीशंस हो गई, ए और बी, इसकी दो पोजीशंस हो गई बेटा। सेम पॉइंट पे, सेम टाइम पे बॉडी दो जगह हो, उसकी दो डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू हो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिस लाइन पैरेलल टू y-axis parallel to displacement axis cuts the graph at 2 points, which means there will be two displacements of the body at same time, which is not possible। तो अगर लिखने को आ जाए तो मैंने ये जो वर्ड्स बोले ये ऐसे ही लिखने होंगे, एक बार रिमाइंड कर लो और फिर से सुन लो। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करने के लिए फिर वही करें, इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है। वेलोसिटी टाइम में रिलेशन है, कैसे चेंज हो रही है। यहाँ फिर से टाइम एक्सिस के पैरेलल एक, सॉरी टाइम एक्सिस नहीं, वेलोसिटी वाली जो ये वाई एक्सिस है इसके पैरेलल आप एक डॉटेड लाइन खींचें। तो गिवन टाइम पे आप देखिए बॉडी की एक ये वेलोसिटी है और एक ये जो गिवन लाइन है ये ग्राफ को दो जगह कट कर रही है, यानी सेम टाइम पे द बॉडी पोजेसेस टू वेलोसिटीज विच अगेन इज नॉट पॉसिबल, यानी ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है।
फिर इसकी बात आई प्यारे, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए क्या ये पॉसिबल है, सोचिए ज़रा, ये स्पीड टाइम पॉसिबल हो सकता है ऐसा या नहीं हो सकता? सिंपल है, आप चाहें तो बता सकते हैं। देखिए प्यारे, इसमें ग्राफ जो है स्पीड का वो नीचे ओरिजिन से नीचे भी गया है, पॉजिटिव में भी गया, नेगेटिव में भी, स्पीड पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अरे भैया, क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है? वेलोसिटी हो सकती है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, बट स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव एक्सिस में हो ही नहीं सकता। सुन लो, स्पीड और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, नेगेटिव एक्सिस में नहीं हो सकते। तो ये ग्राफ नॉट पॉसिबल। लास्ट ये तो बता दो, ग्राफ हो सकता है नहीं हो सकता है? इधर टाइम है, इधर टोटल लेंथ है पाथ की। प्यारे देखो क्या हो रहा है, टोटल पाथ की लेंथ बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, ऐसे। अरे क्या हो सकता है, बॉडी कहीं चले, चलते चलते जो भी टोटल लेंथ है क्या वो कम हो सकती है? टोटल पाथ लेंथ ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? ये डिस्टेंस की है। लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड इज डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता। टोटल लेंथ, टोटल पाथ, टोटल डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता। बॉडी चलेगी, वापस भी आएगी, ऊपर भी उड़ेगी, तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता तो उसका ग्राफ कम हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता। डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर बॉडी चलेगी या ज़्यादा ज़्यादा कांस्टेंट रहेगा, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है प्यारे, उम्मीद है मज़े आए होंगे, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज मैंने बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करी है। आपको आया या नहीं आया कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। फिलहाल प्यारे, ये आज हमने ग्राफ की पूरी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं। इसका अगला जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल्स। आज का लेक्चर पूरा थ्योरी बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड था। अब इस पूरे पे बेस्ड कैसे ग्राफ के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। बहुत ही बेहतरीन लेवल के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, बहुत ही मज़े आएंगे न्यूमेरिकल्स करने में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे एग्जाम के लिए। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, बने रहिएगा। उसका लेक्चर का लिंक ऊपर गिवन है, आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं अगर नहीं थके हैं तो, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। और हाँ, जितने भी मेरे न्यूमेरिकल लेक्चर्स हैं वो सारे न्यूमेरिकल लेक्चर्स की प्रैक्टिस असाइनमेंट जो मैंने यहाँ कराए हैं या जो आप प्रैक्टिस खुद करेंगे उसकी प्रैक्टिस असाइनमेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहाँ से? हमारी ऐप से। प्ले स्टोर पे ऐप है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। डाउनलोड करके मज़े करिए और क्वेश्चंस लगाइए और क्वेश्चंस लगा के और मज़े करिए। फिलहाल प्यारे, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है सब समझ में आया होगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में।